इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग देखना ना भूले। श्रीमती राव ने शंखिता को समझाते हुए कहा और हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और लिफाफा फाड़कर उसमें से पत्र निकालने लगी। बेटा, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है, मैं अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी, जरा तुम पढ़ो। क्या लिखा है इसमें और मुझे बताओ, श्रीमती राव ने कहा। शंखिता ने हाथ बढ़ाकर वह पत्र अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगी। क्या लिखा है इसमें, कुछ तो बताओ। मॉम, वे लिखते हैं कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और हमें एक मकान या जमीन भी देंगे और हमें किस इलाके में मकान या जमीन चाहिए उसके बारे में उन्हें बता दें। शंखिता ने पत्र का सार बताया। रमन और रजत को आने दो, फिर सलाह करके बताएंगे कि नौकरी पर कौन जाएगा, श्रीमती राव बोली। लेकिन मॉम, दोनों भाई तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर इस जॉब को करना पड़ा तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर रमन भैया जॉब करते हैं तो वे आईपीएस में जा नहीं पाएंगे और अगर रजत भैया यह जॉब करते हैं तो उनका भी सपना टूट जाएगा और वह भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आप जानती हैं ना, दोनों ने बहुत मेहनत की है अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो फिर क्या करें? मैं तो जॉब नहीं कर सकती इस उम्र में, और अगर कोई जॉब नहीं करेगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? जो एक मुश्त रकम मिलेगी उससे कितने दिन गुजारा होगा? श्रीमती राव ने चिंतित होकर कहा। मॉम, मैं जॉब करूंगी, वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन का यह आखिरी साल है, बस एग्जाम ही तो देना है मुझे अब अगले महीने, उसके बाद मैं फ्री हूं तो मैं करूंगी जॉब, शंखिता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अरे बेटा, तू तो इतनी छोटी है, अभी तुझे कहां समझ। श्रीमती राव कुछ कहने वाली थी, तभी शंखिता ने उन्हें आगे से कुछ कहने से रोक दिया और बोली, मॉम, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं कि कुछ ना समझ सकूं। मैं अपने भाइयों के सपनों को नहीं टूटने दूंगी। मेरा एक भाई कलेक्टर बनेगा और एक भाई पुलिस ऑफिसर। दोनों ने अपने सारे एग्जाम भी क्लियर कर लिए हैं, बस अब उनका आखिरी इंटरव्यू होना है। उनका यह सपना जरूर पूरा होगा और आप भाइयों से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। उन्हें अपने कोचिंग में जाने दीजिए। कल मैं पापा के ऑफिस जाऊंगी और बात करके आऊंगी, चाहे तो आप भी मेरे साथ चल सकती है, शंखिता ने एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाह में उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। और हाँ, दोनों भैया के आगे आपने सिर्फ यह कहना है कि शंखिता ये जॉब करेगी, वैसे भी उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। अब आप दोनों अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, यह तुम्हारी मॉम का फैसला है। आप ऐसे बोलेंगी, ध्यान रखिएगा, शंखिता ने श्रीमती राव को समझाया। श्रीमती राव उसके चेहरे को देखी जा रही थी। कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है यह लड़की। कितनी अजीब बात है, छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है, भाइयों के कैरियर की चिंता कर रही है। इसीलिए कहते हैं बेटी का होना बहुत जरूरी है। कौन कहता है बेटियां बोझ होती है? वे खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। श्रीमती राव जितना सोचती जा रही थी उससे भी ज्यादा प्यार उन्हें उस पर आ रहा था। वे उठी और उन्होंने शंखिता को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। प्यार बाद में कर लीजिएगा, पहले आप हमसे वादा करिए कि आप वही कहेंगी जो हमने अभी आपको ऊपर कहा है। शंखिता ने बड़े लाड से अपनी मां के गले में बाहें डालते हुए कहा। चिंता ना करो बेटा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही कहूंगी, श्रीमती राव बड़े प्यार से दोबारा उसके माथे को चूमते हुए बोली। अच्छा, तो फिर चलिए इसी बात पर हमें कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम पिलाइए और फ्रेंच फ्राइज खिलाइए। भैया लोगों का भी आने का टाइम हो गया है, आइए जल्दी से सब कुछ तैयार करते हैं, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है।
पर तुम आराम करो, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर वे शंखिता के गालों पर प्यार से एक चपत मारती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। कुंवर सूर्य प्रताप की हालत में अब काफी सुधार आ गया था, लेकिन वे चलने फिरने के लायक नहीं थे। अभी भी बिस्तर पर लेटे रहते थे क्योंकि गोलियां उनके शरीर के निचले हिस्से में ज्यादा लगी थी। 2 महीने हॉस्पिटल में बिताने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें चॉपर में लिटाकर वापस स्वर्णगढ़ी ले आया गया है। उन्होंने एक नर्स उसी हॉस्पिटल से हायर कर ली है जो इतने दिनों से कुंवर सूर्य प्रताप की देखभाल कर रही थी। फिलहाल तो कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया था और अगले कुछ दिनों बाद ही होना है। विक्रमादित्य सिंह यहां पर रुके हुए हैं। कुंवर आदित्य प्रताप कभी अपने रियासत में रहते और कभी यहां इंदौर अपने ऑफिस में आ जाते हैं। रमन और रजत ने जब यह सुना कि शंखिता जॉब करेगी तो वे बड़े परेशान हुए। तुम अभी आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं जॉब कर लेता हूं, रमन ने कहा। नहीं भैया, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करिए, मैं जॉब कर लेता हूं। वैसे भी आपका यह लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर मैं जॉब कर भी लेता हूं फिर भी मेरे पास अभी 2 साल और है, रजत ने कहा। शंखिता ने अपनी मॉम श्रीमती राव की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। तुम दोनों अपने अपने इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश करो, समझे? यह मेरा फैसला है कि बेटी शंखिता जॉब करेगी और तुम दोनों अपना इंटरव्यू क्लियर करोगे, श्रीमती राव ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मॉम, क्या यह सही रहेगा कि छोटी बहन जॉब करें? और तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी अब यह ग्रेजुएशन कर ही लेगी, मात्र 2 महीने रह गए हैं, सिर्फ एग्जाम होना बाकी है और इस समय इसे जॉब मिल रही है तो कर लेने दो, वरना बाद में जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, श्रीमती राव ने रजत की बात काट कर कहा। तो भाइयों ने मां के आदेश के आगे अपना सिर झुका लिया, मगर दोनों को अपनी बहन का जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मां के इस फैसले को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। शंखिता जल्दी से तैयार हुई और अपनी मॉम को पीछे बाइक में बैठाकर अपने पापा के ऑफिस की तरफ निकल गई। करीब 45 मिनट सफर करने के बाद वह अपने पिता के ऑफिस रॉयल फाइनेंसर्स एंड कंपनी पहुंच गई। शंखिता ने देखा यह एक 5 मंजिला भव्य बिल्डिंग है, जिसकी 5 मंजिल में रॉयल फाइनेंसर्स का ऑफिस है। बाइक पार्क करके दोनों मां बेटी ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंच गए और लेटर दिखाया जो उन्हें इस ऑफिस से भेजा गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उस लेटर को पढ़ा और उसके बाद उसने किसी को फोन कर इनके बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ ही देर में शंखिता को एक दरवाजे के अंदर जाने का इशारा किया। शंखिता अपनी मॉम को लेकर जाने वाली थी कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा सिर्फ एक अंदर जाएगा। शंखिता ने अपनी मां को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद उस ऑफिस के अंदर चली गई। सामने चेयरमैन की कुर्सी पर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह को बैठे देखकर शंखिता ने गुड मॉर्निंग सर कहा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने सिर उठाकर देखा, सामने लड़की को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे तो सोच रहे थे कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक यहाँ जॉब के लिए आएगा, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, बल्कि यह लड़की आई है जॉब के लिए। बैठिए, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप ने शंखिता को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शंखिता उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। हमारा ख्याल था कि आपके दोनों भाइयों में से कोई एक इस जॉब के लिए सामने आएगा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने बातों का सिलसिला शुरू किया। फिलहाल हम आए हैं उनकी जगह पर। आप हमें जॉब में रख सकते हैं। हमने 21 साल पूरे कर लिए हैं और ग्रेजुएशन भी 2 महीने में पूरा हो जाएगा। अगले महीने एग्जाम है। हमें उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे। यह हमारा बायोडाटा है। इतना कहकर शंखिता ने अपनी बायोडाटा का फाइल टेबल पर रख दिया। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने फाइल अपने हाथ में ली और उसके पन्ने उलट पलट कर देखे हुए पढ़ने लगे।
कुछ देर बाद बोले, मिस शंखिता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यह जॉब आप क्यों करना चाहती हैं? आपके भाई क्यों नहीं? सर, मेरे दोनों भाई आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और अब उनका सिर्फ इंटरव्यू ही क्लियर करना बाकी है। अगर वे इस जॉब को करते हैं तो उनका आईएएस और आईपीएस का सपना टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस जॉब की वजह से मेरे भाइयों का सपना टूटे। और फिर मैं तो ग्रेजुएशन के बाद खाली ही रहूंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस जॉब को कर लूं और अपने परिवार को सपोर्ट करूं। शंखिता ने जवाब दिया, वेरी गुड, हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए। इतना कहकर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कॉल बेल की घंटी बजाई और एक प्यून अंदर आया। मैनेजर साहब को भेजो। उन्होंने कहा, जी सर। इतना कहकर पियून बाहर चला गया। क्या काम कर सकती है आप? क्या एक्सपीरियंस है आपको? क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हैं? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। जी सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हूं और मुझे टैली भी ऑपरेट करना आता है। शेयर ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। शंखिता ने कहा, हम गुड। किस स्ट्रीम से कर रही हो ग्रेजुएशन? जी कॉमर्स स्ट्रीम से। ओके गुड। हमने अपने मैनेजर साहब को बुलाया है, आप उनसे मिले और डिस्कस कर ले। वे आपको बता देंगे क्या करना है, कब से ज्वाइन करना है। बाय द वे, आप क्या सोचती हैं कि कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? एग्जाम के बाद या पहले ही? जहां तक हमारा ख्याल है कि आप अपना एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद हम आपको जॉब में रख लेंगे। वे बोले, लड़की की रुचि शेयर ट्रेडिंग में है और थोड़ा बहुत जानती है। यह जानकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। कुंवर आदित्य प्रताप शंखिता से बहुत प्रभावित नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में उनके मैनेजर मिस्टर राठौर वहां पर आ जाए गए। कुंवर साहब ने मिस्टर राठौर से शंखिता को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें अपने केबिन में ले जाकर पर फर्दर डिस्कशन करने के लिए कहा। काफी देर तक डिस्कशन करने के बाद शंखिता मैनेजर मिस्टर राठौर के केबिन से निकली और अपनी मॉम की तरफ बढ़ गई। क्या रहा बेटा? श्रीमती राव चिंतित स्वर में बोली, जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे हम यहाँ आकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने कहा है। शंखिता ने जवाब दिया, ठीक है फिर चले बेटा। श्रीमती राव ने पूछा, जी मॉम, चले आइए। इतना कहकर उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़ा और दोनों रिसेप्शन से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। महल स्वर्णगढ़ी में कुंवर आदित्य प्रताप हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने घोड़े मस्तान पर बैठ अपने रियासत के सीमाओं पर घूमने चले गए। उनके साथ उनके अपने कमांडोज थे जो अपनी जीप में चल रहे थे। सीमा के 3 तरफ घूमने के पश्चात वे वापस अपने महल लौटे और अपने रूम में जाकर नहा धोकर वापस डाइनिंग हॉल में आए, जहां पर उनकी माता श्री रानी तेजस्वी राजे इंतजार कर रही थी। ब्रेकफास्ट करने वालों में अकेले वे ही बचे थे। बाकी सभी तो समय पर अपना ब्रेकफास्ट निपटाकर अपने अपने ऑफिस जा चुके थे। मंझले बेटे कुंवर सूर्य प्रताप अपने बेडरूम में लेटे हुए थे, क्योंकि उनके शरीर के निचले हिस्से में काफी गोलियां लगी थी और ऑपरेशन हुआ था, तो वह चलने फिरने के काबिल नहीं थे। हर समय उन्हें लेटे रहना पड़ता था। पत्नी के अलावा उनके कमरे में उनकी सेवा करने के लिए एक नर्स रहती थी। मातेश्री, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? आदित्य प्रताप डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे और कुर्सी सरकाकर उस पर बैठते हुए बोले। रानी तेजस्वी राजे जो इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका इंतजार करते हुए उन्होंने ऊपर देखा और कहा, जी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको ब्रेकफास्ट करवाकर हम अपना कुछ और काम देखें। अरे माता श्री, यह काम तो नौकर भी कर सकते थे, आपने अपना समय क्यों बर्बाद किया? बाय द वे, पिताश्री कहाँ है? आपके पिताश्री यहीं ऑफिस में बैठे हैं और कोई डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट करके उनके पास जाते हैं, बहुत जरूरी कार्य है उनसे। इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप सिंह अपना ब्रेकफास्ट करने लगे।
पिताश्री आपका काम निबट जाएगा। और आदित्य प्रताप ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मोबाइल में अपने पिता को मैसेज सेंड कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुंवर आदित्य प्रताप सिंह अपने पिता के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ गए और उनको अंदर बुलाने का इंतजार करने लगे। कहिए छोटे कुंवर, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने अपने बेटे कुंवर आदित्य प्रताप से पूछा जब वे अपने काम से निपट गए। हम आपसे गहन कक्ष में चलकर वार्तालाप करना चाहते हैं पिताश्री। कुंवर आदित्य प्रताप बोले, हमारे साथ आइए। इतना कहकर प्रताप सिंह अपनी सीट से उठे और दीवार में बने अलमारी को खोलकर एक बटन दबा दिया, जिससे अलमारी सरक गई और वहां पर एक दरवाजा नजर आया। दोनों बाप बेटे वहां बने उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुस गए। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर दरवाजे को वैसे ही सेट किया जैसे पहले था और फिर दोनों आगे की ओर बढ़ गए। यह एक सुरंग नुमा रास्ता था जो कि कुंवर विक्रमादित्य सिंह के ऑफिस से सीधे उनके बेडरूम के पास बने गहन कक्ष सीक्रेट रूम तक जाता था। दीवारों पर बल्ब लगे हुए थे जिनसे पीले रंग की मध्यम रोशनी आ रही थी। दोनों वहां पहुंचे, एक दूसरे को देखा और फिर वहां पर रखे सोफे पर आमने सामने बैठ गए। हाँ, अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताश्री, दुश्मन का पता लग चुका है जिसने हमला करवाया था। कौन है वो दुष्ट? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने बेटे की बात काटकर बीच में ही बोल पड़े। हमला करवाने वाले हमारे सौतेले दादा महाराज मनु प्रताप जी के इकलौते बेटे कुंवर सुजान प्रताप सिंह जी हैं। यानी कि आपके सौतेले भाई सुजान प्रताप सिंह, उन्होंने यह हमला करवाया है। वैसे तो हमने उन्हें पकड़ लिया है और कैद कर रखा है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि वे हमारी कैद में हैं। अब आगे आपकी आज्ञा का इंतजार है कि उनके क्या करना है। अभी भी उनका मन नहीं भरा है हमारा इतना नुकसान करवाने के बाद भी। अब क्या चाहते हैं वे? पिताश्री ने चिंतित और तनिक रोष से कहा। छोटे दादाजी ने अपना सारा कारोबार अपने दामाद के नाम कर दिया है और इनके नाम पर सिर्फ एक महल और कुछ एकड़ जमीन रह गई है। लेकिन चाचा जी मनु महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह हैरान हो गए। ऐसा इसलिए कि वे सुरा और सुंदरी में डूबे रहते हैं। उन्होंने अपना कारोबार ढंग से नहीं चलाया, जो कमाया सुरा और सुंदरी में फूंक दिया। कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिया, लिहाजा कारोबार डूबता चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इतना तो आपको मालूम ही है। इसलिए उनकी निगाह अब हमारे कारोबार में और हमारी संपत्ति पर है। अपना सब कुछ खत्म करने के बाद अब उन्हें कुछ होश आया, मगर अब वे खुद से कमाकर नहीं, हम पर हमला करवाकर, हमें मरवाकर हमारा सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। आपने अपने चाचा को कहां पर कैद करके रखा है? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। फिलहाल तो उन्हें नैनबाग वाले महल के काल कोठरी में डाल दिया है। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने कहा। कोई सबूत है कि इन्होंने ही यह हमला करवाया है? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। जी सबूत तो है। तो फिर पुलिस में क्यों नहीं दे देते हैं आप? पुलिस क्या करेगी, ये जमानत पर छूट जाएंगे और सालों साल केस चलता रहेगा। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? वही अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहेंगे जब तक जिंदा है, खाना मिलता रहेगा। उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वे दोबारा हम पर हमला करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पता चला कि वह हमारे कैद में है, तब क्या होगा? तब और दुश्मनी नहीं बढ़ेगी उनके परिवार से। हमें यह नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं। अगर यह हमारी कैद में रहेंगे और दोबारा से कोई हमला हम पर करता है तो हम समझ जाएंगे कि दुश्मन कोई और है। नहीं छोटे कुंवर, उन्हें कैद करना ठीक नहीं है, आप पुलिस में दे दीजिए। क्योंकि अगर वह कैद में रहेंगे तो कभी वहां से भाग भी सकते हैं, जो कि हमारे लिए और ज्यादा घातक होगा। क्यों ना उनका सर काट दिया जाए।
पहले तो हमारे रियासत में यही होता था कि दुश्मनों को या फिर विश्वासघात करने वाले को सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। कुंवर आदित्य प्रताप रोष में बोले, हाँ तब होता था, अभी भी होता है। जब ये हम पर सामने से हमला करेंगे तो हम भी उन पर सीधा वार करेंगे। लेकिन इस समय वे हमारी कैद में है और जिन लोगों ने उनको पकड़ने में आपकी मदद की है उनको मालूम है कि वे हमारी कैद में हैं। यह उचित नहीं है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है नहीं मालूम। क्या पता कल को कोई लालच में आकर उनका भेदी बन जाए और उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। पिताश्री ने कहा, फिर क्या करें? क्या उन्हें खुला छोड़ दें उनकी मनमानी करने के लिए? कुंवर आदित्य प्रताप सिंह एकदम झुंझला गए। शांत हो जाइए छोटे कुंवर, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे।